बीए बीएड फर्स्ट ईयर और बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर में हम अनुदेशनात्मक प्रणाली एवं शैक्षिक मूल्यांकन पढ़ रहे हैं। अनुदेशनात्मक प्रणाली एवं शैक्षिक मूल्यांकन में हमने इससे पहले वाले वीडियो में शैक्षिक उद्देश्यों के बारे में पढ़ा था। शैक्षिक उद्देश्य जो शिक्षा से संबंधित होते हैं, शिक्षा के माध्यम से जिन्हें प्राप्त किया जाता है, वही क्या होते हैं? शैक्षिक उद्देश्य होते हैं। हमने पढ़ा था कि किसी भी कार्य को करने के लिए हम करने से पहले भी ये निर्धारित कर लेते हैं कि अमुक कार्य को करने से हमें इस उद्देश्य की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार किसी भी कार्य करने के से पहले उसके उद्देश्य के बारे में निर्धारण करना होता है। ठीक इसी प्रकार जो शिक्षा हम ले रहे हैं या शिक्षा लेने से पहले भी हम हमारे उद्देश्य का निर्धारण करते हैं कि अमुक शिक्षा के माध्यम से हमें किस प्रकार के कार्य हमारे पूरे होंगे, किस तरह का हमारा उद्देश्य पूरा होगा, हमारे कौन से लक्ष्य हैं जिनकी प्राप्ति हम कर सकेंगे। तो इस तरह से शिक्षा का भी एक मुख्य आधार हो जाता है, या कहें कि उसके भी कुछ लक्ष्य होते हैं, उद्देश्य होते हैं। तो एक तरह से वही क्या होते हैं? शैक्षिक उद्देश्य कहलाते हैं कि जिन उद्देश्यों को निर्धारित किया जाता है, शिक्षा के माध्यम से जिन्हें प्राप्त किया जाता है, वही क्या होते हैं? शैक्षिक उद्देश्य होते हैं। शिक्षा बालक के व्यवहार में परिवर्तन करने का कार्य करती है। जैसा कि इससे पहले हम पढ़ भी चुके हैं, शिक्षा के संपूर्ण अर्थ को हमने पढ़ लिया है। अलग अलग तरह के अर्थ हमने पढ़े थे। शाब्दिक अर्थ पढ़ा था, विश्लेषणात्मक अर्थ पढ़ा था, संकुचित भी पढ़ा, विस्तृत व्यापक अर्थ भी हमने पढ़ा है। और क्या वास्तविक अर्थ शिक्षा का होना चाहिए, इन सभी के आधार पर यह भी हमने पढ़ा है। तो उसके अनुसार शिक्षा क्या करती है? बालक का सर्वांगीण विकास करती है, उसका नैतिक, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और भी एक तरह से कहें कि जैसे कि संपूर्ण के लिए हमने किस शब्द को बनाया है कि एक तरह से बालक का सर्वांगीण विकास करना। सभी तरह से हम इस शब्द को लेते हैं संपूर्ण विकास के लिए कि नैतिक, आध्यात्मिक, शारीरिक, चारित्रिक, मानसिक, बौद्धिक सभी प्रकार के विकास करने का कार्य शिक्षा करती है। बालक के व्यवहार को परिमार्जित करती है, उसके जो व्यवहार है उसमें परिवर्तन करती है। जो व्यवहारिक अपेक्षित परिवर्तन है वह प्राप्त करने के लिए ही शिक्षा को किसी न किसी पाठ्यक्रम के माध्यम से अर्जित किया जाता है। और उसके निर्धारण के लिए आवश्यक हो जाता है पहले उसके उद्देश्यों का निर्धारण करना कि हम किसी भी क्षेत्र में किसी भी प्रकार की शिक्षा प्राप्त करना चाह रहे हैं तो उससे संबंधित हमारे कौन से उद्देश्य हैं जिन्हें हमें पूरा करना है। अमुक उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमें अमुक प्रकार की शिक्षा का अध्ययन करना होगा। जैसे उदाहरण के लिए थोड़ा सा बता देती हूँ। जैसे मानो किसी विद्यार्थी को आगे चलकर कहीं चिकित्सा के क्षेत्र में उन्नति करनी है और किसी को इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, किसी को अध्यापक बनना है, तो वहाँ वह क्या हो गया, उसका जो बनने का क्या है, यह एक उसका लक्ष्य हो गया। ये उसने जैसे शिक्षा प्राप्ति का एक उद्देश्य उसने निर्धारित किया है कि मुझे इस उद्देश्य की, इस लक्ष्य की प्राप्ति करनी है। उसी आधार पर वह उसी क्षेत्र का चयन करता है। जैसे कि हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं अनुदेशनात्मक प्रणाली एवं शैक्षिक मूल्यांकन, यह सब्जेक्ट भी हमारे एक उद्देश्य को निर्धारित करता है। जैसे कि हमने कौन से क्षेत्र को चुना है? हमने अध्यापक बनने वाले क्षेत्र को चुना है क्योंकि हम अध्यापक बनना चाहते हैं। हमारा क्षेत्र क्या है? हम बालकों को किस तरह से शिक्षा देंगे, किस तरह से उन्हें शिक्षा प्राप्ति का जो उनका आधार है उसका फिर और कैसे हम उसकी जांच करेंगे, किस तरह से उसका मूल्यांकन करेंगे। तो इस तरह से हमारा क्षेत्र क्या हो गया? सिखाना हमारा क्षेत्र हो गया। हालांकि हमारी जो क्लास है उसके अनुसार हम सीख भी रहे हैं और सिखाने का कार्य कैसे होना है वह भी हम सीख रहे हैं। साथ ही साथ जो हमारा यह सब्जेक्ट है वो सिखाने की प्रक्रिया के बाद किस प्रकार बालक कितना सीख पाए हैं, अर्थात अधिगम के उद्देश्य, जैसे कि हम यहाँ
अधिगम शब्द को बार बार प्रयोग में लेते हैं। अधिगम यानी सीखना, जैसा कि मैंने पहले भी बताया हुआ है, सीखना या लर्निंग, या और भी हम कह देते हैं अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। अपेक्षित व्यवहारगत अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन भी हम अधिगम को ही कहेंगे, लर्निंग भी कह देते हैं। तो इस तरह से जो हमारा सब्जेक्ट है वह अधिगम का मूल्यांकन करने का कार्य भी करेगा, जैसे कि सब्जेक्ट के नाम में ही दिखाई दे रहा है। देखो शैक्षिक, यहाँ तो हम शैक्षिक उद्देश्य पढ़ रहे हैं क्योंकि जो चीज हमें पढ़नी है मूल्यांकन। मूल्यांकन से अर्थ क्या है? मूल्यों का अंकन, अर्थात और भी इसे भी मैं बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगी किस किस तरह से मूल्यांकन किया जाना होता है, किस प्रकार की इसकी प्रक्रिया होती है। हालांकि यह मूल्यांकन की जो प्रक्रिया है इससे आप अनभिज्ञ नहीं है। अब तक हम जिन क्लासों से के स्तरों से होकर आए हैं, यहाँ तक पहुंचे हैं, तो हम मूल्यांकन के दौरान ही पहुंचे हैं। किसी न किसी आधार पर हमारा मूल्यांकन होता रहा है। अब चूंकि हम एजुकेशन से संबंधित अध्ययन कर रहे हैं, हमें भी अध्यापक बनना है, तो उस क्षेत्र में अब तक हम केवल क्या कर रहे थे? सीखने का ही कार्य कर रहे थे। अब यहाँ सीखने के साथ साथ हमें ध्यान रखना है कि हमें सिखाना कैसे है, यह भी सीखना है। साथ के साथ जो हमने सिखाया है, तो जो सिखाया है वह बालक ने कितना सीखा है। जैसा कि मैंने यहाँ से इस बात को शुरू किया था, अर्थात जितना बालकों को हमने अधिगम करवाया है, जितना हमने उन्हें अधिगम करवाया है, क्या उन्होंने उतना अधिगम कर लिया है? जितनी हमें आशा थी, जितना हम चाहते थे, जितना जैसा हमने उद्देश्य निर्धारित किया था कि हम इस पाठ के माध्यम से, या कहें जैसे कि शिक्षा किससे दी जा रही है, शिक्षा का एक मुख्य आधार हो गया कोई ना कोई कक्षा का स्तर, और उस कक्षा के स्तर को विभिन्न विषयों में विभाजित किया जाता है, और उन विभिन्न विषयों को विभिन्न पाठ्यक्रमों के आधार पर उनके जो भी उद्देश्य होते हैं या जो भी ज्ञान होता है उसे प्राप्त किया जाता है। और पाठ्यक्रम को भी और छोटा करके छोटे छोटे भागों में ही बालकों को सिखाया जाता है। एकदम विस्तृत रूप से सारी चीजें थोड़ी सिखाई जा सकती हैं। इसलिए फिर पाठ्यक्रम के भाग भी यूनिट के आधार पर, विषय में जो यूनिट्स हैं उनके आधार पर कर देते हैं, फिर और छोटे कर देते हैं, प्रकरण के आधार पर, टॉपिक के आधार पर उन्हें विभाजित कर देते हैं। तो इसी आधार पर जब बालकों को टॉपिक वाइज उन्हें सिखाया जाता है, अधिगम करवाया जाता है, तो उनके भी हमारे क्या होते हैं? शैक्षिक उद्देश्य होते हैं। उनसे, उन प्रकरणों से पहले भी उन प्रकरणों को पढ़ाने के बाद किस तरह से बालक अपने व्यवहारिक परिवर्तन कर सकेंगे, क्या उनसे सीख सकेंगे, सीख कर अपने जीवन में उनका किस प्रकार उपयोग कर सकेंगे, इन सभी का निर्धारण पहले से किया जाता है। तो उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ही यह समस्त प्रक्रिया अपनाई जाती है। मूल्यांकन की प्रक्रिया क्या करती है कि ये उद्देश्य हमारे प्राप्त हुए हैं कि नहीं, बालक को जो अधिगम हम करवाना चाहते थे, जिस तरह के अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन की हमें अपेक्षा थी, क्या उनकी प्राप्ति हुई है, अथवा हुई है तो वह किस सीमा तक प्राप्ति हुई है। तो इसकी भी हम जांच करते हैं। दांडेकर महोदय हैं, उन्होंने भी मूल्यांकन को परिभाषित करते हुए यही बताया है कि छात्र अधिगम के उद्देश्यों की प्राप्ति को किस सीमा तक कर पाए हैं या कहाँ तक वह सीख पाए हैं, और यदि सीखे हैं तो और उसमें क्या कमी रह गई है। तो मूल्यांकन की प्रक्रिया क्या करती है? दोनों प्रकार से जांच करती है। बालक ने कितना ग्रहण किया है, ग्रहण जो नहीं किया है तो उसमें क्या कमी रह गई है, फिर उन्हें दूर करने के उपाय भी अलग से सुझाए जाते हैं। कहीं पाठ्यक्रम में सुधार की आवश्यकता होती है, कहीं हमारे उद्देश्य निर्धारण में भी कहीं परिवर्तन करना होता है। कैसे करना होता है? क्योंकि जो छात्र होते हैं, जैसा यह भी हम थोड़ा पहले पढ़ चुके हैं कि जो विद्यार्थी होते हैं,
जो स्टूडेंट्स, विद्यार्थी अथवा कहें छात्र छात्राएं होते हैं, कक्षा के सभी छात्र, सभी विद्यार्थी एक समान नहीं होते। सभी के या तो कहें कि उनकी जो क्षमताएं हैं, उनकी योग्यताएं हो सकती हैं, उनकी क्षमता, योग्यता, उनकी रुचि, उनकी आवश्यकता, क्योंकि सभी समाज में रहते हैं, समाज के अनुसार, अपने परिवार के अनुसार उनकी अपनी आवश्यकताएं भी अलग हो सकती हैं। इन सभी के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि जैसे जो सभी विद्यार्थी होते हैं व्यक्तिगत रूप से भिन्न भिन्न होते हैं, उनमें व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। व्यक्तिगत विभिन्नता उनमें पाई जाती है। व्यक्तिगत रूप से सभी भिन्न होते हैं, सभी बालक, सभी विद्यार्थी एक समान नहीं होते। तो इस आधार पर भी हमें, जो हम शैक्षिक उद्देश्य पढ़ रहे हैं, तो इन उद्देश्यों का भी हमें निर्धारण करते समय विद्यार्थियों की क्षमता, योग्यता, रुचि और आवश्यकता और उनकी क्या व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, उनका भी ध्यान रखना होता है। क्योंकि पाठ्यक्रम जो है वह इस प्रकार से निर्धारित किया जाता है कि जैसे जो बालक धीरे सीखते हैं या तेजी से सीख जाते हैं, या कुछ एवरेज सामान्य बच्चे भी होते हैं जो ठीक प्रकार से सीख पाते हैं। तो इस दृष्टि से बालक कक्षा के स्तर को सभी ठीक प्रकार से उत्तीर्ण कर सके, पास कर सके, कुछ ना कुछ सीख सके, इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर पाठ्य की विषय वस्तु का निर्धारण भी ठीक इसी प्रकार से किया जाता है। जैसे कि जो विद्यार्थी हैं, इनको हमने 3 भागों में बांटा है। प्रतिभाशाली, मुख्य रूप से मोटे तौर पे 3 भागों में ही हम विद्यार्थियों को बांटते हैं। प्रतिभाशाली विद्यार्थी, और दूसरे हैं सामान्य विद्यार्थी या एवरेज जिन्हें हम कहते हैं, और तीसरे हैं मंदबुद्धि, स्लो लर्नर, मंद बुद्धि वाले विद्यार्थी। ये तो गॉड गिफ्ट होते हैं। प्रतिभाशाली इस तरह के विद्यार्थी होते हैं कि जिस तरह की पाठ्य वस्तु, जिस तरह के उद्देश्यों के आधार पर निर्धारित की गई है, उसे अध्यापक जब भी संप्रेषित करता है, ये विद्यार्थी जो होते हैं तुरंत से सीख जाते हैं। लेकिन ये वाले विद्यार्थी होते हैं, अध्यापक जब एक बार उन्हें समझाता है तो हो सकता है उन्हें समझ में ना आए, लेकिन फिर प्रयास करेंगे टीचर्स, तो ये जो सामान्य वाले विद्यार्थी हैं यह अपने विषय वस्तु को समझ लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे विद्यार्थी भी होते हैं कक्षा में जो 3 बार 4 बार बताने के बाद भी हो सकता है उनके समझ में वह विषय वस्तु नहीं आती है, तो उनके लिए और अलग से भी प्रयास करने पड़ जाते हैं। ऐसे स्थिति में जैसे कि जो हम अध्यापक बनने के लिए जिस तरह के अध्यापन कार्य को सीख रहे हैं, तो वहाँ हमें इन चीज़ों का भी ध्यान में रखते हुए सिखाने की प्रक्रिया में यह ध्यान रखना है कि हमें समस्त विद्यार्थियों को साथ लेकर चलना है, और इसी आधार पर जो हमारी पाठ्य वस्तु है उसको हम इसी प्रकार से संप्रेषित करेंगे कि बालक सभी साथ साथ सीखें। जैसे ये विद्यार्थी हैं जिन्होंने जल्दी सीख लिया है, तो हम किस तरह से इनके लिए प्रयास करें कि यह भी कुछ और नया करना सीखें। साथ ही यह भी अगर इनके पास समय बच रहा है तो विषय वस्तु के अलावा अलग चीजें भी, अलग और कोई जैसे सहगामी क्रियाएं हो सकती हैं, उनमें इनकी रुचि विकसित की जाए, और इन्हें जो विषय वस्तु सीख नहीं पाए हैं बार बार प्रयासरत रहते हुए उस विषय वस्तु से इन्हें भी अवगत करवाया जाए। तो इस तरह के सभी विद्यार्थी सभी कक्षाओं में लगभग पाए जाते हैं। तो इनका भी हम जो अभी हम क्या पढ़ना चाह रहे हैं, उद्देश्य, तो इनका भी हमें कब ध्यान रखना पड़ता है, पाठ्य वस्तु का निर्धारण करते समय, यानी हम पढ़ाएंगे उससे पहले पाठ्यक्रम निर्धारित हो जाता है। तो पाठ्यक्रम के निर्धारण के समय ही हमें यह ध्यान रखना होता है कि हमारा उद्देश्य क्या है, और हमारा उद्देश्य इन सभी विद्यार्थियों को पढ़ाना होता है, न कि केवल इन विद्यार्थियों को। कक्षा के सभी विद्यार्थियों को साथ लेकर चलने के उद्देश्य से हमारे शैक्षिक उद्देश्य का निर्धारण भी
उसी प्रकार किया जाता है कि हम बालकों को, समस्त बालकों को जो भी पढ़ाना चाहते हैं, सभी बालक उस विषय वस्तु से अवगत होकर आगे बढ़े। तो इस आधार पर भी हमारे शैक्षिक उद्देश्यों का हम निर्धारण करते हैं। और जैसे जो मूल्यांकन की प्रक्रिया भी मैंने बताई है, इसको भी हम और विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। अभी केवल मैंने यही बता दिया है कि उद्देश्यों के निर्धारण का कार्य भी इन प्रक्रियाओं से जुड़ा हुआ है। और हमारे इस सब्जेक्ट में हम यही पढ़ रहे हैं कि किस तरह से बालकों को सिखाने के दौरान उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है और उन उद्देश्यों के निर्धारण के बाद उन्हें बालकों को किस तरह से हमें बालकों को पढ़ाकर या अधिगम करवाकर उन उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है। जैसे मैंने पहले भी बताया है कि B.S. ब्लूम महोदय है, जिन्होंने बालकों को सिखाने के लिए 3 तरह के उद्देश्य निर्धारित किए, भावनात्मक उद्देश्य, क्रियात्मक उद्देश्य, ज्ञानात्मक उद्देश्य। तो इन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति करना भी किसके माध्यम से संभव हुआ है? शैक्षिक उद्देश्य जो पहले निर्धारित किए हैं, फिर उन्हें कक्षा के अंतर्गत संप्रेषित करना पाठ्यक्रम के आधार पर, और फिर उस पाठ्यक्रम के संप्रेषण के आधार पर यह जांच करना कि कितना बालक सीख पाए हैं, किस सीमा तक सीख पाए हैं। यह प्रक्रिया किससे? मूल्यांकन की प्रक्रिया से पूर्ण होती है और इसी के आधार पर हमारे कक्षा के स्तर आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने अब किस सीमा तक को भी हम इस तरह से और डिफाइन कर सकते हैं। जैसे अभी हमने परीक्षाएं दी हैं, मान लो हम पिछली कक्षा से अगली कक्षा में आए हैं, तो पिछली कक्षा में भी जो पाठ्यक्रम हमारे पास था, जो हमने पढ़ा था, उसमें हालांकि कई मूल्यांकन रहे होंगे, हमारे कई तरह के आंतरिक मूल्यांकन भी हुए हैं, उसके बाद बाह्य मूल्यांकन भी हुआ है। अब जैसे देखो, मैंने यहाँ नाम लिया है आंतरिक मूल्यांकन और बाह्य मूल्यांकन। इनको भी हम विस्तृत रूप से अलग से पढ़ेंगे मूल्यांकन प्रक्रिया के अंतर्गत। अभी मैं और थोड़ा बता देती हूँ। आंतरिक मूल्यांकन के अंतर्गत क्या होता है, जैसे कि कक्षा में होने वाली जैसे जो वर्ष भर जो मूल्यांकन की प्रक्रिया है, जैसे हमारे टेस्ट होते हैं, हाफ ईयरली होती है, जो कि कक्षा के अध्यापकों द्वारा ही मूल्यांकन लिए जाते हैं, उन्हीं के द्वारा उत्तर पुस्तिकाएं जांच की जाती हैं। तो यह सब तो किसमें आ गया? आंतरिक मूल्यांकन के अंतर्गत आ गया। यानी जो हमारे अध्यापक हमें जानते हैं, जो हमें सिखा रहे हैं, हाँ, उन्हें पता है कि हम कितना सीख रहे हैं, क्लास में हमारी क्या एक्टिविटी होती है, तो उन्हीं की जांच के आधार पर हमारा मूल्यांकन होता है। तो उसमें कहीं पक्षपात भी हो सकता है, कहीं जैसे हमें पता है, अध्यापक को भी पता है कि हम क्लास में हमेशा उत्तर देते हैं, एग्जाम में मानो थोड़ा गलत भी लिखा है तो कहीं हो सकता है हमें उसका कक्षा में हमेशा बताने का फायदा मिल जाए, हो सकता है कुछ अंक फालतू मिल जाए। लेकिन बाह्य मूल्यांकन में इस प्रक्रिया से, इस पक्षपात की प्रक्रिया से बचा जा सकता है, क्योंकि वहाँ इस तरह का मूल्यांकन नहीं होता। वहाँ जो हमारी उत्तर पुस्तिकाएं हैं अन्य शिक्षकों द्वारा जांच की जाती है, जो कि शिक्षक जानते नहीं हैं कि कौन सा विद्यार्थी कैसा है, क्लास में कैसा रहा होगा, उसने कॉपी में क्या लिखा है, किस तरह से लिखा है, उसी के आधार पर उसका मूल्यांकन होता है। वही क्या होता है? बाह्य मूल्यांकन होता है। तो उसी के आधार पर, उस प्रक्रिया के आधार पर यह निर्धारित होता रहता है और हुआ भी है कि जैसे हम पिछली कक्षा से अगली जो यह कक्षा है जिसमें हम पढ़ रहे हैं, इसमें पहुंचे हैं, तो इस कक्षा में हमारा मूल्यांकन हुआ है, हमें एक अंक तालिका मिली है, जिसे हम यह कह सकते हैं कि हमने कितनी सीमा उसमें हमने प्राप्त कर ली है, अर्थात कितने अंक हमने उसमें प्राप्त किए हैं। जैसे जो पाठ्यक्रम था, जो पाठ्य वस्तु विषय थे, हमारे संपूर्ण कोर्स था जो कि 100% था और हमें सिखाया भी 100% गया था, हमें पढ़ाया भी गया था, हमने प्रयास भी किया था। लेकिन जैसे कि मूल्यांकन यह जांच करता है कि किस सीमा तक हमने उनकी प्राप्ति की है। तो अब इस शब्द को मैं समझा रही हूँ, किस सीमा से, अर्थात क्या हो गया, हमने जैसे कोई पाठ्यक्रम है, कोई सब्जेक्ट है, या कुल मिला के भी जैसे हम कह दें कि हमने 80 या 81% अंक प्राप्त किए हैं, अर्थात हमने जो पाठ्यक्रम पढ़ा था, जो विषय हमने पढ़ी हैं, उसमें से हमने कितने परसेंट, किस सीमा तक, 80-81% तक हमने उन उद्देश्यों को जो कि हमारे लिए निर्धारित किए गए थे, उन उद्देश्यों को हमने प्राप्त कर लिया है।
अथवा कहें कि जैसे जो पाठ्यक्रम है हमारा उसका हमें कितना ज्ञान हो गया है, जैसे 81% मैंने यहाँ लिखा है, तो हम यह कह सकते हैं कि हम अमुक कक्षा के पाठ्यक्रम का हमें 81% या 81% ज्ञान है, यह कहा जा सकता है, क्योंकि यह अंक तालिका भी बता रही है, क्योंकि उसमें हमारे मूल्यांकन को अंकों के माध्यम से माप दिया गया है। उसमें मापन हमारा कैसे किया है? अंकों के द्वारा। तो अंकों के द्वारा हमें हमारे जो उद्देश्य हैं, जो हमने सीखे हैं, जो हमारे सीखने की प्रक्रिया है, उसका निर्धारण किया है कि हमने अमुक कक्षा में जो हमने पिछले क्लास में या पिछले साल जो हमने पास किए हैं, उसमें हम हमारे उद्देश्यों की प्राप्ति में किस सीमा तक सफल हुए हैं। तो इसी प्रकार से जो यह हमारा सब्जेक्ट है, यह समस्त प्रक्रियाओं को समझाएगा और सभी की व्याख्या करना सिखाएगा कि किस तरह से हमें इन प्रक्रियाओं को अपनाना होगा और किस तरह से इन्हें सीखकर इनका व्यवहारगत उपयोग भी हमें करना होगा। तो इसी के आधार पर जैसे अब हम यहाँ से हमने लिखना शुरू किया था शैक्षिक उद्देश्यों को, अब हम भली भांति समझ गए होंगे कि हमें इनका निर्धारण क्यों करना चाहिए। तो इनसे संबंधित जो शैक्षिक उद्देश्यों से संबंधित कई शिक्षाविद हैं और शिक्षा शास्त्री भी हैं जिन्होंने इनकी परिभाषाएं निर्धारित की हैं, तो हम इनकी परिभाषाओं को लिख लेते हैं। शैक्षिक उद्देश्य शैक्षिक उद्देश्य कई शिक्षा शास्त्रियों द्वारा परिभाषित किए गए हैं। मुख्य रूप से इसमें B.S. ब्लूम है, उन्होंने ब्लूम टैक्सोनॉमी दी है और उसका अध्ययन किया भी जाता है, इम्पोर्टेंट भी है, उसको भी हम अलग से पढ़ेंगे और उनकी परिभाषा भी मुख्य रूप से पढ़ी जाती है। तो सबसे पहले हम ब्लूम की परिभाषा ही लिख लेते हैं। शैक्षिक उद्देश्य B.S. ब्लूम के अनुसार शैक्षिक उद्देश्य केवल वे लक्ष्य या उद्देश्य ही नहीं है, यहां से लिखेंगे B.S. ब्लूम के अनुसार B.S. ब्लूम के अनुसार शैक्षिक उद्देश्य केवल वे लक्ष्य या उद्देश्य नहीं है, लक्ष्य या उद्देश्य नहीं है, जिन्हें प्राप्त करने के लिए पाठ्यक्रम की रचना की जाती है, जिन्हें प्राप्त करने के लिए पाठ्यक्रम की रचना की जाती है, और जिनकी ओर शिक्षण को निर्देशित किया जाता है, और जिनकी ओर
शिक्षण को निर्देशित किया जाता है। अपितु यह मूल्यांकन की तकनीकी के निर्माण अपितु यह मूल्यांकन की तकनीकी के निर्माण तकनीकी के निर्माण एवं प्रयोग के लिए विस्तृत स्पष्टीकरण भी प्रदान करता है। विस्तृत स्पष्टीकरण भी प्रदान करता है। हाँ देखिए, अब बी.एस. ब्लूम के अनुसार जो शैक्षिक उद्देश्य की परिभाषा दी गई है, जो अब तक हमने पढ़ा है, देखो उसी को यह स्पष्ट कर रहे हैं कि शैक्षिक उद्देश्य जो है वे लक्ष्य या उद्देश्य नहीं है जिन्हें प्राप्त करने के लिए पाठ्यक्रम की रचना की जाती है। कि जिन उद्देश्यों को, जैसे हमने पढ़ा था, इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ही पाठ्यक्रम की रचना की जाती है। अर्थात ये उद्देश्य पाठ्यक्रम की रचना को तो जैसे कि पाठ्यक्रम के आधार पर जो उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं उनको प्राप्त तो किए ही जाते हैं, लेकिन केवल ये वही नहीं है कि केवल पाठ्यक्रम को पढ़ा दिया और सिखा दिया, वहीं तक यह सीमित हो गया कि हाँ हमारे उद्देश्य पूरे हो गए हैं। अपितु यह देखो, जिन्हें प्राप्त करने के लिए पाठ्यक्रम की रचना की जाती है और जिनकी ओर शिक्षण को, यहाँ ओर में एक ही मात्रा आएगी, शिक्षण की ओर है ना, जिनकी ओर, ये दिशा निर्देशित है, और के लिए नहीं है, जिनकी ओर शिक्षण को निर्देशित किया जाता है। यानी पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए, हमारे उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हम किस तरह का प्रयास करते हैं, शिक्षण का कार्य करते हैं। क्योंकि पाठ्यक्रम को किस तरह से संप्रेषित किया जाता है विद्यार्थियों तक, या कैसे उन्हें पढ़ाया जाता है, शिक्षण के माध्यम से। तो शिक्षण को निर्देशित किया जाता है, लेकिन साथ ही साथ उन्हें पढ़ाने के बाद, शिक्षण के दौरान उन्हें सिखाने के बाद, यह जो शैक्षिक उद्देश्य है यह मूल्यांकन के कार्य को भी निर्धारित करते हैं। जैसे अपितु यह मूल्यांकन की तकनीकी के निर्माण एवं प्रयोग के लिए विस्तृत स्पष्टीकरण भी प्रदान करता है। कि जो हमारे शैक्षिक उद्देश्य हैं वो सिखाने के साथ साथ यह भी निर्धारित करते हैं कि उन उद्देश्यों को बालकों ने किस सीमा तक ग्रहण किया है, किस स्तर तक उनकी प्राप्ति हमें हो गई है। अर्थात हमारे विद्यार्थियों को जो अधिगम हम करवाना चाह रहे थे वह अधिगम उन्होंने कितना किया है, किस सीमा तक वो अधिगम कर पाए हैं, इसका मूल्यांकन करने के लिए भी शैक्षिक उद्देश्यों में इनका निर्धारण किया जाता है। इसीलिए बी.एस. ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों के माध्यम से, जैसे कि मैं बता रही हूँ कि 3 तरह के इन्होंने उद्देश्य बताए हैं, उनको हम पढ़ेंगे।